जी सर। लिखना लिखो जानदार में खड़े हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाई कोलेस्ट्रॉल ए मेडिकल फ्रॉड। हाई कोलेस्ट्रॉल ए मेडिकल फ्रॉड एक किताब है डॉक्टर विश्वजीत राय चौधरी जी की। आवाज ठीक आ रही है? तो वो किताब भी आपको मिल जाएगी, अच्छी आवाज है। हाँ, उसकी ईबुक आपको मिल जाएगी, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। उसमें से जो मेन चीजें हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में वो आज हम बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। हमें बताया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरी चीज होती है और इसका बढ़ जाना मतलब हार्ट अटैक, इसको सीधा हार्ट से जोड़ा जाता है। जबकि रिसर्च ये बताती है, जितनी भी मेडिकल रिसर्च या ट्रायल हुई है वो ये बताती है कि हाई कोलेस्ट्रॉल का हार्ट अटैक या डेथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। मतलब जितनी भी मौतें हार्ट अटैक से होती है उनमें इस बात का कोई मतलब नहीं होता कि इसका कोलेस्ट्रॉल हाई था या लो। जितनी भी रिसर्च अब तक हुई है, जो जितनी भी ट्रायल हुई है, सब यही बताती है कि कोलेस्ट्रॉल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है हार्ट अटैक पे से या डेथ। तो फिर क्यों डराया जाता है? क्यों इसका इतना सीरियसली हमें ये बोला जाता है? नहीं नहीं नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आप ये दवा खानी होगी, आपको इसको नीचे लाइए। हाई कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, ट्रिग्लिसराइड्स। तो हम शुरू करते हैं जी कि एक अंडा, मुर्गी का या किसी भी चिड़िया का अंडा, जिस अंडे को हम एक विशेष टेम्परेचर में कुछ दिन तक रखते हैं, मुर्गी खुद सेकती है, जब पंछी खुद सेकते हैं उस अंडे को, या मशीनों में एक विशेष टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है, तो उसमें से एक बच्चा निकलता है। अगर आप उस अंडे को लेबोरेटरी में लेके जाएं और ये पता करने की कोशिश करें कि इसमें कौन सी चीज है तो बच्चे में कन्वर्ट, तो आप पाएंगे 62% कोलेस्ट्रॉल। 62%, इट इज वेरी हाई। 62% कोलेस्ट्रॉल होता है अंडे में जो बच्चे में कन्वर्ट होता है। जिस अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती उसमें से बच्चा निकलता है। तो हम बोले तो कोलेस्ट्रॉल इज ए लाइफ, एक नया जीवन। नए जीवन के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी चीज है। ये ह्यूमन में अगर कोलेस्ट्रॉल लो होता है तो बेबी पैदा नहीं होता, बच्चे पैदा करने में दिक्कत आती। तो ये कोलेस्ट्रॉल का खेल है क्या? एक दवा है, इसे बोला जाता है स्टैटिन। जितनी भी दवा, जो भी ब्रांड नेम है, अटोरवास्टैटिन, अवास्टैटिन और कई ब्रांड नेम, किसी भी दवा के पीछे, साल्ट के पीछे STATINS लगा होगा, लगा होगा, वो दवा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है। तो कैसे इस दवा की खोज हुई, कैसे ये लोगों को दी जा रही है और क्यों कोलेस्ट्रॉल को इतना हवा बनाया हुआ है, ये सारी चीजें हम, ये एक फ्रॉड, इसका भंडाफोड़ किया है डॉक्टर चौधरी। मुझे कुछ ऐसा पहले या बाद में भी पढ़ने को नहीं मिला है कि किसी और व्यक्ति ने भी, किसी और ने भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में ऐसा कुछ लिखा हो। हमें जो जानकारी डॉक्टर चौधरी से मिली है वही। तो स्टैटिन के बारे में FDA अमेरिका ने स्टैटिन को एक्स कैटेगरी ड्रग घोषित किया, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। हालांकि हमारी FDA, अमेरिका की FDA कोई फॉलो करता, लेकिन यहाँ एक्स कैटेगरी ड्रग का मतलब क्या है? अगर किसी मर्द ने अभी बाप बनना है तो उसे ये दवा ना दी जाए।
अगर किसी औरत ने मां बनना है तो उसे ये दवा न, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है उसमें ये इसको डिस्टर्ब कर, इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, स्पर्म में अबनॉर्मलिटी आती है, इसलिए बच्चा पैदा करने में दिक्कतें आती हैं जो लोग ये दवा खाते हैं। तो एफडीए अमेरिका ने इसको एक्स कैटेगरी ड्रग घोषित किया हुआ है। 2012 में, सन 2012 में एफडीए ने एक वार्निंग जारी की है। वो वार्निंग क्या है? स्टैटिन में कॉज डायबिटीज, मसल डैमेज एंड मेमोरी लॉस। वो एफडीए की जो वार्निंग है वो क्या है कि स्टैटिन का इस्तेमाल करने से, वही दवा जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, डायबिटीज हो सकती है, मसल डैमेज हो सकते हैं और मेमोरी लॉस हो सकता है। दवा का नाम स्टैटिन, STATINS। जिस भी दवा के पीछे आप जब दवा का ब्रांड नेम पढ़ते हैं, उस नाम के पीछे STATIN लगा होता है। जैसे अटोरवास्टैटिन, अवास्टैटिन के नाम से और कई नाम हैं, मुझे नहीं याद। जो भी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवा दी जाती है, आप देखेंगे उसके पीछे लास्ट में STATINS लिखा है, स्टैटिन। यही दवा दी जाती है। आपका अगर LDL बढ़ा हुआ है तो भी यही दवा दी जाएगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो भी यही दवा दी जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी यही दवा। तो जो प्रोटोकॉल है हमारे देश में, जो आजकल प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है एलोपैथी की तरफ से, वो ये है कि डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है, आप देखते हैं उसकी पर्ची पे 2-3 चीजें लिखी होती है। पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज। तो डॉक्टर एज देखेगा, अगर 40 साल से ज्यादा है तो वो उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा तो साथ में लिख ही दे। ये ऐसी इंस्ट्रक्शन इंडिया में डॉक्टरों को, कोई टेस्ट करने की जरूरत, मतलब 40 साल के ऊपर लोगों को बड़ा ही होगा, अगर टेस्ट होगा तो आप दवा कोलेस्ट्रॉल की उसको लिख ही दो। तो वो दवा जिसके बारे में एफडीए ने ये वार्निंग दी है कि ये दवा डायबिटीज का कारण बन सकती है, ये दवा मसल डैमेज का कारण बन सकती है, ये दवा मेमोरी लॉस का कारण बन सकती है, वो दवा प्रसाद की तरह मानी जाए। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यहां तक कि कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस आप समझेंगे तो हमारा ब्रेन अपने यूज के लिए कोलेस्ट्रॉल खुद बना और अपने हिस्से के कोलेस्ट्रॉल को वो बाकी बॉडी से शेयर नहीं करता। एक ब्लड ब्रेन बैरियर बोला जाता है। वो बैरियर इसलिए होता है कि ब्रेन का जो हिस्से का कोलेस्ट्रॉल है वो बाकी बॉडी में नहीं जाएगा। ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो जैसे गर्मी में मोम पिघल जाता है, ऐसे पिघल जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और नॉर्मली हमारी बॉडी इसे बढ़ने नहीं देती जब तक हम इसे बाहर से नहीं खाते। तो इलाज के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम इसको अच्छे से जान लें। तो ये जो दवा है, जब इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो एक रिसर्च बताती है कि औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 11 गुना बढ़ जाते, 11% नहीं, 11 गुना। जो औरतें लगातार इस दवा का इस्तेमाल करती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 11 गुना बढ़ जाते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारी रिसर्च ऐसी है
ये किताब में सारी जानकारी वो बताती है कि कोलेस्ट्रॉल का कोई मतलब ही नहीं, इम्पैक्ट है ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रभाव है ही नहीं मौत पे या हार्ट। अब ये दवा बनी कैसे? इसकी एक कहानी है। एक पौधा होता है, शायद चाइना में या किसी और कंट्री में, कुछ ऐसे जगह है जहां बहुत रेयर प्लांट होते हैं, वहां का पौन पानी या ऐसा होता है कि पौधे बहुत मुश्किल से उग पाते। जहां भी प्लांट रेयर होते हैं वहां नेचर उन प्लांट्स को कुछ खास एबिलिटी देती है अपनी सुरक्षा की। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको ऐसे पौधे मिल जाएंगे जो जैसे जैसे फूल खिला है उसमें कोई कीट आके बैठता है तो बंद हो जाता है, उसको कैद कर लेता है और वो कीट मर जाता है। इसी तरह ये जो प्लांट है रेड राइस प्लांट बोला जाता है, रेड राइस प्लांट, इस पौधे में ये योग्यता होती है कि जब भी कोई कीट इस पे हमला करता है तो इसमें से एक पॉइजन स्प्रे होता है। ये पौधा एक पॉइजन स्प्रे करता है और वो कीट मर जाता है। ये चीज नेचर ने उस पौधे को अपनी सुरक्षा के लिए, तो अमेरिकन मिलिट्री को ये पौधा मिला, कहीं उन्होंने देखा तो अमेरिका की मिलिट्री ऐसी चीजें इकट्ठा करती रहती है, दुश्मन पे इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चीज। उसी पॉइजन से आगे चल के स्टैटिन डेवलप, इस दवा को डेवलप किया। एंडो नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस दवा की खोज, उसके बाद उसने दो लोगों के साथ पार्टनरशिप की, गोल्डस्टेन एंड ब्राउन। ब्राउन एंड गोल्डस्टेन दो ऐसे लोग थे जिनके साथ उसने पार्टनरशिप कर ली इस दवा को डेवलप करने की। उसके बाद गोल्डस्टेन और ब्राउन ने एक पेपर छापा, पब्लिश किया, इसमें यह लिखा कि ये दवा कैंसर की वजह बन सकती है। लेकिन उसके बाद गोल्डस्टेन और ब्राउन को नोबेल प्राइज दिया गया इस दवा को डेवलप करने के लिए, लेकिन वो पेपर छुपा लिया गया जिसमें ये लिखा था कि इस दवा से कैंसर होता है। उसके बाद वो ब्राउन था जो उसने एक दवा कंपनी की तरफ से एफडीए में रिप्रेजेंट किया, इसको परमिशन देने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए, अप्रूवल मिल गई और ये दवा बिकना शुरू। कुछ साल बाद वो जो एंडो नाम का व्यक्ति था, उसका खुद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था तो उसने खुद ये दवा का इस्तेमाल नहीं किया। वजह क्योंकि उसे पता था कि इस दवा से कैंसर होता है, इस दवा से मेमोरी लॉस हो सकती है, इस दवा से मसल डैमेज हो सकते हैं, इस दवा से डायबिटीज हो सकती है। उसको तो पता था, लोगों से छुपा लिया गया। तो इसलिए डॉक्टर विश्वगुप्त जी बोलते हैं कि ये दवा ऐसी दवा है कि अगर आपके घर में है, ये दवा आप खा रहे हैं, तो इस दवा को उठा के बाहर फेंकिए भी मत, तो जानवर भी ना खाए, गहरा गड्ढा खोदिए और उसमें दबा दीजिए, दफन कर दीजिए। इतनी खतरनाक। लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से, हमें ये जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं खुद के बारे में बताता हूं कि जब भी मैं हर साल टेस्ट करवाया करता, हर साल पूरे बॉडी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, खुद को बहुत अवेयर समझते थे हम कि हेल्थ के प्रति हम इतने अवेयर हैं कि अगर कोई बीमारी आने वाली होगी हमें पहले पता चल जाए, हम खुद ही इलाज कर ले, पहले ही दवाएं खाना शुरू कर। जब भी मैं टेस्ट करवाता था तो मेरा कोलेस्ट्रॉल
बड़ा ही हो। और जितनी बार टेस्ट करवाया उतनी बार ही ये दवा मैंने लगातार खाई। लेकिन जब से डॉक्टर विष्णु जी को सुना, जब से इस किताब को पढ़ा, उसके बाद इस दवा को कभी नहीं खाया। ना तो दोबारा टेस्ट करवाया है कोलेस्ट्रॉल, ना ही जरूरत पड़ी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जब कोई नुकसान ऐसा है ही नहीं, कोई रिसर्च ऐसी बता ही नहीं रही कि इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है या इसकी वजह से मौत हो सकती है, तो क्यों टेस्ट कराएं। लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, अब इसके पीछे एक और कहानी, उसको समझने की कोशिश। तो एक टेबल है, उसमें सन तो अभी मुझे याद नहीं होंगे, लगभग 80s में जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 से नीचे होना चाहिए। 80 में, 1980 के समय में ये था कि टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करो, अगर वो 300 से नीचे है तो आप हेल्दी। नॉर्मल रेंज 300 बताया। उसके बाद शायद 88 के बाद इसे 250 कर। जब ये 300 था तब दुनिया में कोई व्यक्ति दवा नहीं खाता, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग कोई नहीं खाता था जब 300 था। तो जैसे इसे 250 किया गया, दुनिया के 10% लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे, दवा की सेल हुई। उसके बाद एक पैनल बिठाया गया जिसे बोला जाता है ATP, फर्स्ट अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल फर्स्ट। उस पैनल ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसने ये बोला कि टोटल कोलेस्ट्रॉल तो होना चाहिए 240 से नीचे, लेकिन साथ में आपको HDL भी चेक करना। एक चीज और जो HDL जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बोला जाता है, और जो जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, दो हिस्सों में बांट दिया, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। जैसे ही ATP फर्स्ट जो था उसकी रिपोर्ट आई तो दवा खाने वाले लोगों की संख्या 17%, 17% लगभग। अब कुछ सालों बाद उन्होंने ATP सेकंड बिठाया, अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल सेकंड बिठाया। सेकंड पैनल ने क्या बोला कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 होना चाहिए, HDL भी चेक करना होगा, साथ में LDL भी चेक। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे ही साथ में LDL को जोड़ा गया, दवा खाने वाले लोगों की संख्या 37%, 10 से 20 हुई, 17 नहीं, 10 से 20 हुई, 20 से 37। अब जब 37 हो गई तो फिर उनको चैन नहीं आया, फिर अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल थर्ड बिठाया। ये लगभग 10-10 साल के डिफरेंस में चला। जब थर्ड की रिपोर्ट आई उसमें क्या बोल दिया, टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से कम होना चाहिए, HDL भी चेक करना है, LDL भी चेक करना है, एक साथ में और चीज जोड़ दी, ट्रिग्लिसराइड्स। मेरे से तो नाम भी नहीं लिया जाता, आप पढ़ के भी देखेंगे तो बड़ा लंबा नाम, ट्रिग्लिसराइड्स। तो जब इस चीज को साथ में जोड़ दिया गया तो दवा खाने वाले लोगों की संख्या 48, 48, मतलब दुनिया की आधी आबादी कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने में। आप इसको इमेजिन करके देखिए, लोग रात को सोए, जब वो सोए तब वो स्वस्थ थे,
उनको कोई तकलीफ नहीं। अगले दिन उन्होंने अखबार पढ़ा, अखबार में आया कि देखिए जी ये ट्रीटमेंट पैनल था, इसकी रिपोर्ट ये आई है कि आपको ये भी कराना है, चेक ये भी कराना है, अगर इसमें गड़बड़ है तो आपको दवा खानी। तो लोगों ने अपना चेक करवाया, उनको बड़ा हुआ मिला, तो रातों रात 18% लोग और बीमार हो गए। कोई तकलीफ नहीं उन्हें, उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, केवल एक रिपोर्ट आई उस कमेटी की, उसके बाद लोगों ने अपने टेस्ट करवाए और 18% लोगों की संख्या बढ़ गई, मतलब 48% लोग दवा खाने। इस तरह से लोगों को जबरदस्ती पेशेंट बनाया। जब तक हमें ये जानकारी नहीं है ना, कोई व्यक्ति वैसे बोले हमें, तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम बोलेंगे मूर्ख है तू, ऐसे थोड़ी होता है मेडिकल साइंस में। अच्छा, अब अडल्ट ट्रीटमेंट थर्ड जो था उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एक साल के अंदर जब अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल की रिपोर्ट आई, उसके एक साल के अंदर जो टॉप 500 कंपनियां हैं, दवा की बनाने वाली टॉप 500 कंपनियां हैं, उनमें से 10 कंपनियों का प्रॉफिट 490 कंपनियों से ज्यादा। एक तरफ 490 कंपनियों का प्रॉफिट, एक तरफ 10 कंपनी, 10 का प्रॉफिट उन 490 के टोटल प्रॉफिट से ज्यादा। अब ये बात समझ आती है जब ये देखा गया उस अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल में कौन कौन थे। किताब में सारे नाम दिए गए और साथ में दिया गया है कि ये व्यक्ति किस दवा कंपनी का बंदा, मतलब वो ट्रीटमेंट पैनल जो था उसमें सारे के सारे बंदे जो थे, लोग थे, वो किसी न किसी दवा कंपनी से, उन्हीं 10 दवा कंपनियों से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए। तो यही वजह हुई। वो 10 कंपनियां कौन थी? जो कोलेस्ट्रॉल की दवा बनी। इसी वजह से एक ही साल में उन 10 कंपनियों का प्रॉफिट जो 490 कंपनियों से अधिक। तो इसे बोला जाता है डिजीज मॉन्जरिंग। पहले एक बीमारी से डराया जाए लोगों को, गलत प्रचार करके लोगों को गुमराह किया जाए, फिर लोगों को दवा बेच। हम ऐसा सोचते हैं कि पहले रोग पैदा होता है, बाद में उस दवा की खोज होती है। ऐसे लगता है कि पहले एक बीमारी है, जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद उसकी दवाएं आई, उसके बाद वैक्सीन आया। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ कंपनियों ने कोरोना आने से पहले ही वैक्सीन बना के रख लिया था। टेस्ट किट, कोरोना की टेस्ट किट 2 साल पहले बिक गई थी, कोरोना बाद में। तो पहले एक दवा बना ली जाती है, उसके बाद उसके लिए बीमारी खोजी जाती है, किस बीमारी के लिए इस दवा को चिपकाया जाए और लोगों को फिर उस बीमारी से डराया जाए, फिर लोगों को ये दवा बेची जाए। जैसे आमतौर पे हर कंपनी क्या करती है, पहले प्रोडक्ट बनाती, फिर उसकी मार्केटिंग करती। पहले मार्केटिंग करके फिर प्रोडक्ट नहीं बनाती, पहले प्रोडक्ट बनाती है फिर उसकी मार्केटिंग करती है। जैसे बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट। आपको लगता है कि हमारे बच्चों को बॉर्नवीटा की जरूरत है, भी हम पिला रहे। राजीव दीक्षित ने बहुत अच्छे से भंडाफोड़ किया। ये बॉर्नवीटा जैसे जो प्रोडक्ट है ना, मूंगफली की जो खली होती है, खल,
तेल निकालने के बाद जो बचता है, मूंगफली का तेल निकालने के बाद जो फोकट बचता है वही डलता है, उसी में चॉकलेट फ्लेवर डाल के, मीठा डाल के और पता नहीं क्या क्या डाल के वो एक कैरेक्टर आता है कि मेरी शक्ति का राज है ये बूस्ट, ये हॉर्लिक्स और ये बॉर्नवीटा, और हम बच्चों को घोल घोल के पिलाना शुरू करते। फिर पता क्या, अरे हमारे बच्चे को डायबिटीज कैसे हो, हमारे बच्चे को ये बीमारी कैसे हो गई, तो हम सवाल करते, समझ नहीं आता। पूंजीवाद ऐसे ही काम, वो पहले ऐसे खाने बनाता है, खाने वाली चीजें बनाता है जो हमें बीमार, फिर उनका बहुत बड़े स्तर पे प्रचार किया जाता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार से झूठ बुलवाया जाता है। एक बात तो बहुत चर्चित है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कि अमिताभ बच्चन पहले पेप्सी की या कोक की मशहूरी करता, उसके बाद उसकी फूड पाइप गल गई, तब उसने जाके इसका प्रचार बंद कर दिया। अब अमिताभ बच्चन पेप्सी कोक की मशहूरी नहीं करता, इसका मतलब ऐड करता था और पीता भी। जब उसने देखा कि इससे क्या हुआ है तो उसने प्रचार किया, अच्छी बात है छोड़। लेकिन बहुत सारे स्टार जो है वो खुद नहीं खाते, खुद इस्तेमाल, जो ब्यूटी सोप, जो हीरोइन आके ब्यूटी सोप का प्रचार करती है ना, वो ब्यूटी सोप को वो नहीं यूज करते, वो तो फॉरेन से इंपोर्ट करवाते हैं और बढ़िया क्वालिटी के इस्तेमाल, इंडियन प्रोडक्ट को तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते। तो हमें इस बात को समझना, हर खाने जैसी दिखने वाली चीज खाना नहीं है। हर फिल्म स्टार या कोई खिलाड़ी टीवी पे आके जिस चीज का प्रचार करता है, जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ के लिए वो सेफ हो, आपके बच्चों के लिए वो सेफ हो, ये जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। राजीव दीक्षित जी लाइफ बॉय के बारे में बोला करते थे, ये कुत्ते नहलाने वाला साबुन है, कुत्तों को भी मत नहलाइए। काजोल और अजय देवगन है ना, आते हैं ना एड में, काजोल बोलती है डॉक्टर से सुनो, एक फिल्म की हीरोइन व्हाइट कोट डाल के टीवी पे आके डॉक्टर बन जाती है, कमाल की बात। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये तो डॉक्टर की भूमिका निभा रही है, डॉक्टर थोड़ी है वो तो अभिनय कर रही है जैसे फिल्म में करती है। किसी फिल्म में वो गरीब बन जाती है, किसी फिल्म में बहुत अमीर बन जाती है। जब वो गरीब बनती है तो सच में गरीब थोड़ी होती है, वो तो करोड़पति अरबपति है। अगर वो सफेद कपड़े डाल के टीवी पे आके बोलते हैं ये साबुन आपके बच्चे के पास कीटाणु नहीं आने देगा, इसमें ऐसा सुरक्षा कवच है, हमें यकीन कर। पिछले कई सालों से रवीश कुमार जैसे लोगों को ये बोल रहे हैं, पहले तो वो बोला करते थे कि न्यूज चैनल मत देखो, न्यूज चैनल में भी बहुत सारी एड्स आती है, ज्यादा न्यूज चैनल में क्योंकि लोग ज्यादा न्यूज चैनल देखने बंद कर दिया। अब तो ये बोलते हैं टीवी देखने बंद कर दिया, रख दीजिए इसको ढक के कपड़े फेंक दीजिए, टीवी को मत देखिए, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए और खोज खोज के अच्छी अच्छी जानकारी, क्योंकि टीवी पे आपका कंट्रोल नहीं, आपके हाथ में रिमोट तो है, अब चैनल चेंज कर देंगे, लेकिन उस चैनल पे भी जिसको चेंज करेंगे दिखाया वही जाएगा वो जो दिखाना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। हम अपनी मर्जी का चैनल लगा के सोचते हैं कि हम वो प्रोग्राम देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं,
ऐसा नहीं, हमें वो दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहता है, जिसमें उनका हित है। हमारे हित की चीजें टीवी पे नहीं दिखाई, बंद कर दिए। बच्चों को ठीक है कार्टून चैनल देख लें, एंटरटेनमेंट कर लीजिए, कॉमेडी सीरियल देख लीजिए, कोई फिल्म अच्छी है देख सकते। ये जो सास बहू के सीरियल हैं जो घटिया किस्म की, तो मुझे तो कभी समझ नहीं आया कि परिवार में ऐसी चीजें दिखा रहे हैं वो जो प्रैक्टिकली शायद होती नहीं। उनको देख देख के लोग वैसे। तो हम टॉपिक के पे वापस आते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवा ऐसी दवा है, अब आप एक कल्पना करके देखिए, सबको पता है तंबाकू से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। डिब्बी पे लिखा, सिगरेट की डिब्बी पे सरकार बहुत सख्ती से इस बात को करती है कि नहीं जी आपको ये वार्निंग लिखनी होगी, शराब की बॉटल पे वो वार्निंग लिखनी होगी। उसके बाद आपकी चॉइस, हमने आपको बता दिया कि इसको पीने से कैंसर हो सकता है, इसको पीने से आपकी मौत हो सकती है। अब आपकी चॉइस है, आप मरना चाहते हैं तो पीजिए, नहीं मरना चाहते मत पीजिए। तो जो दवा, इसके बारे में इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है कि ये दवा इतनी इतनी चीजों के लिए, मसल डैमेज हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उस पर ये वार्निंग क्यों नहीं लिखी है? उस पर भी तो लिखना बनता है ना कि इस दवा से ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद आपकी चॉइस है। उसके बावजूद भी अब सिगरेट भी तो पीते ही है लोग, शराब भी तो पीते ही है लोग, उसके बावजूद भी आप खाना चाहते हो तो खाइए। लेकिन ये दवा उन दवाओं में से है जिसपे मस्ट ये वार्निंग होनी चाहिए। लेकिन दवा कंपनियों का इन्फ्लुएंस हमारी सरकारों पे इतना ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा दवा कंपनी पे। दवा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको फायदा कर रही है या नहीं कोई मैटर नहीं है, आप लगातार खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, पैसा तो उनकी जेब में जाए। और कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता, आपने साबुन की एक टिक्की लाए, आपको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं हुआ आया, या जो उन्होंने दावा किया था नहीं है, आप उसको बंद कर देंगे, दोबारा नहीं खरीदेंगे। लेकिन दवा तो आपको तब तक खानी है जब तक डॉक्टर लिख रहा है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मैटर नहीं। दवा का बिजनेस या हेल्थ का बिजनेस ऐसा बिजनेस है, आप ठीक हो या ना हो, पैसा तो उनकी जेब में हर हाल में चला। आप एक मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाते हैं, वो पूरा दिन उस गाड़ी में लगा रहता है, लेकिन बाद में नतीजा क्या निकला, नहीं सर मुझसे ठीक नहीं, आप उसे पैसे नहीं देते। आपके घर में एक मिक्सर ग्राइंडर है, आप मैकेनिक के पास लेके गए, दूसरे दिन लेने गए तो वो बोला नहीं सर ये नहीं ठीक हो सकता, पैसे मांगते ही नहीं है, तो पता है मैंने ठीक ही नहीं किया तो पैसे किसका। लेकिन जब हॉस्पिटल में हॉस्पिटल आपको 2 दिन रखता है, उसके बाद वो किसी और हॉस्पिटल को रेफर कर देता, नहीं जी हमसे ठीक नहीं हुआ, आप बड़े हॉस्पिटल में ले। तो मिक्सर ग्राइंडर की तरह तो नहीं होता ना कि आप पैसे नहीं देते, अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो पैसे तो वो एडवांस में लेते हैं। अब कल्पना कीजिए
मिक्सर ग्राइंडर जिसके पास दे के वो बोले भैया मुझे नहीं पता ठीक होगा कि नहीं होगा, आप 200 रुपया रख जाओ, ये मेरी उसको खोल के देखने की फीस है, ठीक होगा नहीं होगा वो अलग बात है, 200 रुपया तो लग ही जाएगा। ऐसा किसी फील्ड में भी नहीं, लेकिन हेल्थ का जो व्यापार है इसमें ऐसे आपका काम हुआ या नहीं, आप ठीक हुए या नहीं हुए, आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ, ये कोई महत्व नहीं है, पैसा आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बड़े बड़े अमीर बिल गेट्स जैसे लोग सॉफ्टवेयर का काम छोड़ के दवा कंपनियों में पैसा लगाते हैं, यही वजह है यहाँ प्रॉफिट 100% डन है। मीटिंग बंद हो रही है जी, आप द्वारा ज्वाइन कीजिए। तो कोलेस्ट्रॉल को लेके बिल्कुल भी मत करिए। आप द्वारा ज्वाइन करते तो हम इलाज की बात करेंगे। अगर बड़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनता है। कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि हम तेल खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल आएगा या एक्चुअल में मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं एक बार कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे दवा, सर्दियों के दिन थे, मूंगफली खाने का मन होता है, मैंने पूछा उससे तो मूंगफली खा सकता हूँ, बोला ना। तो हमें क्या लगता है कि जिन चीजों में तेल होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, हम यही सोचते। तो डॉक्टर चौधरी ने हमें बताया कोलेस्ट्रॉल पैदा करने की ताकत केवल एनिमल्स के पास है, प्लांट्स के पास कोलेस्ट्रॉल पैदा करने की ताकत नहीं दी है। केवल एनिमल फूड खाएंगे तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। प्लांट बेस्ड कोई भी फूड खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए, मूंगफली खाइए, नहीं बढ़ेगा। सरसों के तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कितने रिफाइन ऑयल हैं जिनको कंपनियां कोलेस्ट्रॉल, जीरो कोलेस्ट्रॉल बोल के बेचती है, सच में नहीं होता है। वेजिटेबल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। वो तेल मूंगफली का, चाहे वो सूरजमुखी का है, प्लांट से आने वाली चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल्स में पैदा होता है, हर एनिमल। हाँ जी, हाँ जी सर, एक डाउट है सर, अभी जो एनिमल्स बकरी बकरा जो भी बकरा सब जब वो मीट खाते हैं तो उसमें तो फैट है ना, वो तो प्लांट से घास वगैरह खाता है ना, तो उनका फैट कैसे बकरा है या बकरा जो पशुओं के, एनिमल्स के शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है और उनकी बॉडी खुद पैदा कर रही है। ऐसा नहीं है बकरा घास खाता है उसमें कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है। अगर हम नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी अपनी जरूरत का कोलेस्ट्रॉल तो खुद बनाती है ना। हर एनिमल में होता है, जितने पशु पक्षी हैं सबका शरीर अपनी जरूरत का कोलेस्ट्रॉल खुद प्रोड्यूस करता है। अब जब आप किसी एनिमल की बॉडी को खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर जाएगा। आप अंडा खाएंगे तो 62% कोलेस्ट्रॉल होता है अंडे में। आप मीट खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, आप दूध पिएंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। दूध में होगा क्योंकि पशुओं से आता है, दूध, दही, घी, हर चीज कोलेस्ट्रॉल। जो भी चीज पशुओं से आती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी आवाज मतलब कट कट के आ रही है।
समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो अगर आप हाँ रोहित डॉक्टर नोट कर गया है, मतलब एनिमल में ऑटोमेटिकली फैट बनता है। हाँ, एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल उनकी जरूरत है, जैसे ह्यूमन बॉडी की जरूरत है, एनिमल्स की बॉडी की भी जरूरत है कोलेस्ट्रॉल। तो जी उनकी जी बॉडी खुद बनाती है कोलेस्ट्रॉल, वो घास खाए या मांस खाए। चिड़िया दाना चुगेगी जी तो भी कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में बनेगा। तो जब हम जी जी चिड़िया का मांस खाएंगे, जब हम मुर्गी का मांस खाएंगे, तो वो उसकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे अंदर है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप एनिमल फूड को बंद कर दीजिए, डीआईपी डाइट पे आ जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। दवा तो हम उस चीज के लिए खाएं जिसमें लाइफ रिस्क हो, कोलेस्ट्रॉल से तो कोई लाइफ रिस्क होता ही नहीं। आमतौर पे ये बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की वजह बनता है, ये गलत है। कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की वजह नहीं बनता। जब कहीं ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज के कारण को हम समझे, जब भी हमारी आर्टरीज डैमेज होती है, हमारी आर्टरीज में, ये ब्लड प्रेशर के चैप्टर में आगे आ जाएगा, आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब हार्ट पंप करता है, आर्टरीज में ब्लड जाता है तो प्रेशर ज्यादा। तो जब हमारे ब्लड में केमिकल्स साथ में फ्लो करते हैं तो हमारी आर्टरीज जख्मी हो जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं। जहां भी आर्टरीज डैमेज होती है, हमारी इम्यूनिटी वहां जाके, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो उस जगह को जाके कवर कर लेते ताकि वहां और डैमेज ना हो पाए, वो चीज क्योर हो जाए। वो हिस्सा जो आर्टरीज का डैमेज हुआ है, मान लीजिए ये खून की नाड़ी है, इसमें यहाँ जख्म हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल आएगा, उसमें व्हाइट ब्लड सेल होंगे, कुछ और मटेरियल होगा, वो यहाँ आके इसको कवर कर ताकि ये जख्म हील हो जाए। जैसे ये हील हो जाएंगे, ये यहाँ से हट जाए। इसी को तो ब्लॉकेज बोलते हैं। अब ये हटता क्यों नहीं है? क्योंकि डैमेज लगातार हो रहा है, केमिकल लगातार जा रहे हैं हमारी पाइप में, ब्लड में केमिकल लगातार जा रहे हैं, डैमेज लगातार हो रहा है, तो वो कोलेस्ट्रॉल आके वहां जमा हो रहा है, लगातार जमा हो रहा है, तो वो ब्लॉकेज बढ़ रही है। तो जब उस ब्लॉकेज को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो पाया जाता है कि उसमें बहुत मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। इससे ये नतीजा निकाल लिया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की वजह है, जबकि कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की वजह नहीं है। ब्लॉकेज की वजह वो डैमेज है जो हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल तो उसको प्रोटेक्ट करने जा रहा है। अगर नहीं जाएगा तो आर्टरी डैमेज हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे कि एक मकान गिरा हुआ है, तो आप अगर वहां देखते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी चीज है? ईंटें हैं। तो ईंटें उस मकान के गिरने की वजह है, ये कैसे हो? ब्लॉकेज में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की वजह है। तो ये गलत नतीजा है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमारी प्रोडक्शन के लिए होता है, हमारे शरीर में नया जन्म लेने के लिए। बच्चा तभी पैदा होगा जब सही मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल लो है, बच्चा पैदा नहीं होगा। वो अगर दवा से आप लो करते हैं तो भी नहीं, अगर वैसे आपकी बॉडी में उस मात्रा में कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है, तो भी बच्चा पैदा होने के लिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का सही होना जरूरी है।
तो नए जीवन के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मात्रा कितना होता है सर? वो वही नॉर्मल रेंज, टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, अगर वो 300 से नीचे नीचे है देन इट्स ओके। 300 ही नॉर्मल है। सर कितना फिगर बताया सर? 300 300 टोटल? ओनली टोटल कोलेस्ट्रॉल, बाकी एलडीएल एचडीएल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी ओके सर। लैबोरेटरी वाले के पास जाते हैं, वो बोलेगा लिपिड प्रोफाइल करवाओ, नहीं करवाना है, हमें केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल करवाना है। सर ये टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या कुछ अलग होता है क्या? कुछ नहीं है, उसी कोलेस्ट्रॉल को कैटेगरी बना दिया है, ये एलडीएल है, ये एचडीएल है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की क्या मात्रा है हमारे ब्लड में, अगर वो 300 से नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 300 से अधिक है तो आप एनिमल फूड बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगी। ये तो सिस्टम इतना यूनिक है, ये जितना इसको जरूरत है उतना ही बढ़ाएगी ना कोलेस्ट्रॉल। बढ़ेगा तब जब हम बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्या जी हम कैसे छोड़े, हमें तो आदत है। तो डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि आप प्रेफरेबल कर सकते हैं, जितनी टांगे जानवर की ज्यादा होंगी उसमें उतना ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल। 4 टांगों वाले जानवर में अधिक मात्रा, 2 टांगों वाले में कम होगी। अब मछली की टांग ही नहीं होती है तो उसमें और भी कम है। तो अगर किसी को बहुत मजबूरी है, खाना ही है नॉन वेज, तो मछली को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जो सी फूड बहुत सारा कुछ अलग अलग टांगों वाले झींगे विंगे कुछ भी होते हैं, उसमें भी अधिक मात्रा होगी। जितनी टांगे अधिक होंगी उतनी मात्रा अधिक होगी। जैसे आपको लगता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हालांकि कोई सिम्टम नहीं आते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप टेस्ट करवाते हैं बढ़ा हुआ लगता है, ये तो कब करवाता है डॉक्टर, आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो वो कोलेस्ट्रॉल चेक करवा ही देगा। तो अगर 300 से नीचे नीचे है तो कोलेस्ट्रॉल लो। और कोई प्रश्न है जी? सर कोलेस्ट्रॉल के अलावा दूसरी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं क्या अभी क्वेश्चन? पूछ लीजिए, लेकिन आ ही जाएगा वैसे आगे, कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। नहीं सर, एक्चुअली एक पेशेंट है, मैं कल भी आपको पूछा था ना, एक पेशेंट है मेरा, उसको अभी HIV रिपोर्ट आया है पॉजिटिव, फीमेल पेशेंट है। तो कोई बात नहीं है। और उसका CD4 आया है, हाँ, CD4 उसका 80 बना रहा है। नहीं पता CD4 कितना नॉर्मल कितना होता है? 400 400। छोड़ दीजिए सारी बातों को, उस DIP डाइट रेकमेंड कर दीजिए और उसे बोलिए भूल जाओ कि आप HIV भूल जाओ। अच्छा, बस ART नहीं लेनी है। DIP डाइट दवाई उनको नहीं लेनी है सर, दवाई चालू नहीं की उन्होंने अभी, दवाई तो वो बोल रहे कि हम चालू करें कि नहीं करें। दवा नहीं लेनी है, और अगर अब की तारीख में, आज की तारीख में उनकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है तो उसको 4th गियर डाइट, जो नॉर्मल हमारी DIP डाइट है, वो रेकमेंड है। 4th गियर सर, कौन 4th गियर डाइट? हाँ, DIP डाइट। ओके। और उसको बोलिए। सर कल मैं आपको कितने बजे कॉल कर सकता हूँ उसे पर्सनली? कोई बात नहीं, जब मर्जी कर लीजिए, अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो कॉल बैक कर, अगर आपकी कॉल है। कल थोड़ी डिटेल में इसकी मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी शेयर करता हूँ पेशेंट की, कल आपको मॉर्निंग में। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर ये हार्ट में पानी भरना क्या होता है? फेफड़ों में तो सुना है, हार्ट में भी भर जाता है मुझे।
आज ही एक आदमी से बात हो रहा था तो बोले कि मेरी भतीजी थी 15 साल की, उस वो नहीं रही। हम बोले क्या हो गया था? बोले कि हार्ट में पानी भर गया था। देखिए, हार्ट में पानी भरने का मतलब ये हो सकता है कि उसकी वॉल में हो, जब हार्ट की वॉल में छेद होता है तो प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो बोलते होंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, डाइट लेंगे तो ठीक हो। जी ठीक। सर ये हम लोग सांप काटने की स्थिति में कुछ ऐसा कुछ ट्रीटमेंट हम लोग के पास? इसकी सांप सर काटने के मतलब कुछ उपाय हम लोग के पास है नेचुरोपैथी में? तो जो है ना, डॉक्टर चौधरी का एक वीडियो था जो लास्ट उनका कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो मेरे उसमें चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों वो मैं सुन नहीं पाया। coronacall.com पे जो आप www.coronacall.com पे जाएंगे तो वो इमरजेंसी वाला ना कटमी आवाज ओदी भी उसमें मैं अच्छा अच्छा। क्योंकि अब तो एक नया कोर्स शुरू कर दिया ना उन्होंने। क्या सर? इमरजेंसी स्थिति में हम कैसे हैंडल करें इमरजेंसी स्थिति को, श्रीधर यूनिवर्सिटी का एक कोर्स नया लॉन्च किया है डॉक्टर। उसमें सांप काटना, कुत्ता काटना, ऐसी चीजें हैं, कैसे हैंडल करें इसको। उसकी फीस 15,000 है, लेकिन पहले बैच के लिए उन्होंने 50% ऑफ किया था, 7,500 किया था। तो ऐसे में चाहता था मैं भी कि कर लूँ उसको, लेकिन अभी नहीं हो पाया। तो वो अगर कोई करना चाहता है तो इमरजेंसी वो तो आ ही जाएगा, उस वीडियो में भी आप सुन सकते हैं और जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि सांप काटने की स्थिति में हमें डॉक्टर की मदद फिलहाल ले लेनी चाहिए। वैसे रियलिटी ये है कि सांप काटने में 1-2% सांप ही होते हैं जिनसे आदमी मरता है। बहुत रेयर सांप होते हैं जिनके काटने से इंसान मर सकता है। ज्यादातर मौतें सांप काटने के बाद हार्ट अटैक से होती है, केवल घबराहट की वजह से, जहर से नहीं। तो बाकी एक हमें जो सिखाया ही जाता है फर्स्ट एड, वो तो आपको पता ही है, स्कूलों में ही सिखाया जाता है कि अगर पैर के पास काटा उससे थोड़ा ऊपर टांग को कस के बांध दीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन ऊपर बाकी ब्लड में मिक्स ना हो जाए। उस पर कट लगा सकते हैं, वहां से खून को बहा के काफी हद तक रिलीफ मिल जाती है। मुंह से भी चूस सकते हैं उसको, आप बात फेंक सकते हैं, शक किया जा सकता है उसको पॉइजन को। तो फर्स्ट एड तो सिखाया ही जाता है, स्कूलों में भी सिखाया जाता है। बाकी जो है वो अभी वो वीडियो में पूरा देख नहीं पाया, उसमें क्या है, अगर कल ट्राई करूंगा। चल ही नहीं रहा वो, पता नहीं क्या। जी सर, अभी पूरे देश में केवल आप ही के माध्यम से लाइफ स्टाइल एजुकेटर का सर ये मतलब विश्वरूप जी का प्रचार प्रसार हो रहा है सर? ये जो कोर्स है मुझे नहीं पता, कोई और डायबिटीज एजुकेटर भी ऐसा कुछ सिखाते हैं, चलाते हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, फिलहाल मुझे ऐसा, क्योंकि डायबिटीज एजुकेटर का अलग अलग सिस्टम है। कुछ डायबिटीज एजुकेटर ऐसे हैं जिन्होंने केवल डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स किया है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप जैसे जो है, जो पहले किसी न किसी पैथी में काम करते हैं, कोई आयुर्वेद में करता है, कोई किसी और पैथी में काम करता है, प्रेशर में करता है, तो वो डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स डाइट को साथ में सिखाने का जो काम, जो मेरा तरीका है इलाज का, कि हर पेशेंट ये ट्रेनिंग को ले, हर पेशेंट डॉक्टर बन जाए। ये डॉक्टर अमर सिंह आजाद का भी मैंने देखा, उनका भी ऐसा कुछ नहीं है। वो भी, उनकी 700 रुपया फीस है ऑनलाइन। अगर आप उनके क्लिनिक में जाते हो 300 रुपया फीस है कंसल्टेशन। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब से दोबारा बात ही नहीं होती, एक बार फीस ले लेते हैं, उसके बाद उनकी पीए है जो रखी हुई, वही लड़की बात करती है, लेकिन जब तक से बात ये भरोसा नहीं है। तो हमारा जो ये सिस्टम है
ये इतना कामयाब सिस्टम है कि कोई पेशेंट, अगर आप कल्पना करके देखिए, कहीं ऐसी सुविधा नहीं है कि एक पेशेंट 1 महीना इस तरह से 1 घंटा सामने बैठ के बात करे। ऐसी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप 21,000 रुपया फीस देके डॉक्टर चौधरी से भी कंसल्टेशन लेते हैं तो एक ऑडियो मिलती है आपको 2 मिनट। उस ऑडियो में डॉक्टर साहब की आवाज होती है, उसके बाद जो फॉलो अप करना है वो मेल के जरिए ऑफिस में करेंगे। इससे लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। जी आरडी सिंह जी वैसे ही किए थे, बेचारे परेशान थे, आपको पता ही है, पेशेंट को लगता है हैदराबाद में। जब तक मेरी डॉक्टर से बात नहीं होती है तब तक बात नहीं होती, ये मानसिकता है। तो हमारा इस सिस्टम का रिजल्ट मुझे लगता है 100%। अब तक कोई ऐसा मामला मेरे सामने नहीं आया, जितने लोग ग्रुप में हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनमें से एक भी व्यक्ति ने ऐसा अब तक नहीं बोला कि मुझे फर्क नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है ये परफेक्ट तरीका है। पेशेंट को मोटिवेशन मिलती है जब दूसरे लोगों के साथ यहाँ वो मीटिंग अटेंड करता है, मोटिवेशन मिलती है, उसको ये भरोसा होता है मुझे कुछ भी होगा डॉक्टर तो मेरे साथ है 1 घंटे के लिए, रोज डेली, मुझे कुछ भी होगा मैं तुरंत पूछ लूंगा। तो ये जो पेशेंट और डॉक्टर का गैप है ये पेशेंट को ठीक नहीं होता। तो मैं भाई वो हमसे ज्यादा समझदार है, मैं उनके सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि मेरा ये तरीका बेस्ट है। हर पेशेंट डॉक्टर बने, कामयाब तभी हो पाएंगे। नहीं तो क्या करते हैं लोग, डायबिटीज के लिए डाइट ली, फीस पे कर दी, डायबिटीज उसकी ठीक हो गई, उसके दौरान जब बाद में कोई और रोग हो गया, बुखार हो गया, फिर दवाएं खाना। अब उसके बाद मान लीजिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया तो फिर फीस पे करेगा, फिर ब्लड प्रेशर के लिए डाइट पता करेगा। वो डीआईपी जब तक वो समझता नहीं है, पूरी जानकारी नहीं उसको मिलती है, वो डीआईपी डाइट को दोबारा ब्लड प्रेशर के लिए नहीं लेगा जब तक वो दोबारा से कंसल्ट नहीं करेगा। और यहाँ क्या है कि 5,000 एक बार पे कर दिया, उसके बाद आपको नजला जुकाम होता है, चाहे बुखार आता है, लूज मोशन होते हैं, कुछ भी होता है, आप खुद हैंडल कर सकते हैं। सर वो किताब का नाम क्या बताया था सर, जिसमें सब डिटेल था, रेफरेंस कर रहा था, कोलेस्ट्रॉल वाला सर? ये जो कोलेस्ट्रॉल वाली किताब है, जी जी, उसमें सारा रेफरेंस ऐसा बता रहे थे।